नमस्कार। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण और आज जिस तरीके से 93 सीटें देश की उन पर वोटिंग चल रही है उसी को लेकर आज दोपहर चर्चा कर रहे हैं हम। तमाम हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझने जानने की कोशिश करेंगे माहौल किसके रुझान और क्या कुछ कह रहा है मिजाज आज इस लोकसभा चुनाव का। लेकिन दरअसल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 लोकसभा की सीटें, इन 10 लोकसभा सीटों पर बीते चुनाव में 8 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन मौजूदा माहौल क्या है, मौजूदा रुझान क्या है और किसके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है, यानी कि करीब करीब 7 घंटे से ज्यादा का वक्त वोटिंग का गुजर चुका है। ऐसे में क्या समझा जाए कि अब जब महज 3 घंटे का वक्त बचा हुआ है तो अभी तक का वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि दोपहर 1 बजे तक उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर 38.12% मतदान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है संभल में 43% की। उसी संभल में जहां पर जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार आरोप लगा रहे पुलिस पर इस चुनाव को प्रभावित करने का, और साथ ही साथ वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया है। और आरोप जियाउर रहमान बर्क की ओर से लगातार ये लगाया जा रहा है कि दरअसल में पुलिस प्रशासन और जिला निर्वाचन आयोग इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद खबर दरअसल यही है कि इन 10 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई है संभल की लोकसभा सीट पर, उसी संभल में जहां पर 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी आते हैं। संभल कल की धाम की स्थापना करते हैं और यह मैसेज देते हैं हिंदुत्व का। लेकिन उस हिंदुत्व के एजेंडे के बीच आज जब यहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है संभल में, तो सबसे ज्यादा अभी तक वोटिंग दरअसल में क्या कुछ बतलाता हुआ, और न सिर्फ संभल बल्कि सीटवार भी हम चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों से और समझने जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल और मिजाज क्या कुछ कह रहा है। लेकिन दरअसल में तीसरे चरण का मतदान कौन मारेगा मैदान, आज इसी पर करेंगे चर्चा। और दरअसल में प्रशासन की तैयारियां तो पूरी तरीके से पुख्ता थी ही, लेकिन अब दरअसल में दावों और वादों से इतर आज बारी अग्नि परीक्षा की, आज बारी तीसरे रण की, और आज बारी है उस दावे और वादों को वोटरों के जरिए पोलिंग बूथ तक कन्वर्ट कराने के। लेकिन कौन इसमें कामयाब होगा, और आखिर में ये जो 38% का मतदान प्रतिशत दोपहर 1 बजे तक का है, ये क्यों कम होता हुआ, और लगातार ये जो आवाम है, जनता है, जनसभाओं में, रैलियों में तो पहुंचती है, चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की रैलियों और सभाओं की बात हो, लेकिन जब बात आती है वोटिंग की तो आखिर ये रुझान कम क्यों हो जाता है, ये मिजाज क्यों थोड़ा सा नरम हो जाता है। चर्चा करेंगे आज हमारे साथ रालोद से अंबुज पटेल साहब है, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भीम निषाद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज दोनों ही गेस्ट से हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे समाजवादी पार्टी से, चूंकि 2 लोकसभा की सीटें आपके पक्ष में गई थी 2019 में, और आज जिस संभल का जिक्र हम कर रहे हैं, इसी संभल सीट पर जियाउर रहमान बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। आधार क्या है? भीम निषाद जी। जी जनाब, बोलिए। मेरा सवाल ये है सर कि बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं जियाउर रहमान बर्क की ओर से, चुनाव को प्रभावित करने का आरोप पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, आधार क्या है, और जो 43% वोटिंग प्रतिशत गई है क्या बतलाती हुई, आपका आकलन क्या है सर? अभी इसका जो वोट प्रतिशत अभी बढ़ेगा, अभी टाइम है जी। और बाकी सत्ता जो है, ये सत्ता वाले जो है ये तो गुंडाई कर ही रहे हैं। ये तो चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जी ना आए, लेकिन जनता चाह रही है कि समाजवादी पार्टी की बिना आए उत्तर प्रदेश बचने वाला नहीं, पूरा देश नहीं बचेगा। इंडिया गठबंधन ये आवाम लोगों की चाहत, हमारी नहीं, पूरी आवाम लोगों की चाहत, हर वर्गों की है। अब की बार तो समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग लोगों का नारा है कि जात पात का बंधन तोड़ो, समाजवादी पार्टी से नाता जोड़ो। क्योंकि आज देश के अंदर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए जाति पात का बंधन तोड़ने के लिए पीडीए का नारा लेकर आए। पीडीए का नारा तो हमारा है सारे समाज के लिए, है ना जी। जो सवर्ण बड़ों में है, वो गरीब जो है वो भी मेरे साथ हैं जी। एससी बीसी मेरे साथ हैं, तो हम लोग तो अब मतलब आप कह रहे हैं कि पीडीए में सवर्ण भी है, और क्या है, अगड़ा भी तो है उसमें। जी। एक का मतलब अगड़ा होता है जी। अगड़ों में जो गरीब है, ऐसा नहीं कि अंडानी और अंबानी जैसे लोग। लेकिन अखिलेश ने कभी बात नहीं की, अखिलेश यादव ने नहीं, भैया ने बात नहीं किया, तो हम कर रहे हैं ना कि अगड़ा भी मेरे साथ है। जी। जो गरीब वर्ग है, गरीबों की कोई जात थोड़ी होता है। जी। सारे लोग मेरे साथ हैं कि हम लोग अब की बार 80 में करीब हम लोग 65-62 सीट तो जरूर लाने का प्रयास चल रहा है।
इंडिया गठबंधन और ये जो संभल का ताजा माहौल है, जियाउर रहमान बर की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि दरअसल में जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट तभी नजर आती है जब आप चुनाव हार रहे होते हैं। पागल बन गए बीजेपी वाले। जी। ये दोनों रानू भानु ये समझ रहे हैं कि हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, और सत्ता किसी की बपौती थोड़ी है, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार नहीं। सत्ता परिवर्तन ठीक है, सत्ता किसी की बपौती नहीं है, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार होगा नहीं। बीजेपी के सहयोगी दल रालोद से हमारे साथ मौजूद है अहमद पटेल साहब। ये जो सत्ता की बपौती नहीं है और दूसरी बार हो चुका है, 2 बार, अब तीसरी बार होगा नहीं, अहमद पटेल साहब कह रहे हैं। भीम निषाद जी का आरोप है। देखिए, ऐसा है, इस देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को बैठाला है, और इस बार भी जो इस देश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता इस समय एनडीए के पक्ष में ही है। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का हालांकि व्यापक जनाधार पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन चौधरी किसान मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा किए गए कार्य, चौधरी अजीत सिंह जी के द्वारा किए गए कार्य, और आज युवा नेता के रूप में जैन जी का जो व्यक्तित्व है, उसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में है। पटेल साहब जी, बागपत बिजनौर का चुनाव गुजर चुका है, यानी कि ये 2 जो सीटें आपको मिली थी उत्तर प्रदेश में, इन सीटों पर वोटिंग हो चली है। अब भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से सपोर्ट कर पा रहे हैं आप, और साथ ही साथ ये जो तीसरे फेज का आज इलेक्शन हो रहा है इन 10 सीटों पर, आकलन आपका क्या कुछ कह रहा है? 2 दिन पहले ही हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जैन जी ने आगरा में अभी 3 दिन पहले मीटिंग करी। उन्होंने, वो हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को हर जगह, हर जिले में, हर लोकसभा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के बीच जा रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं कि एनडीए को भारी बहुमत से जिताना है, और हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। हो सकता है 1-2 सीट पे कहीं कुछ हो जाए, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में एनडीए की लहर चल रही है, और एनडीए के पक्ष में ही मतदान हो रहा है। जो मतदाता नहीं निकल रहा है वो विपक्ष का ही है, कांग्रेस से हतोत्साहित है, कांग्रेस से मायूस है, समाजवादी से मायूस है। पटेल साहब, अखिलेश यादव का एक आरोप ये भी आया है कि जानबूझकर बीजेपी ने इस चुनाव को इस वक्त में कराया जब गर्मी ज्यादा है, ताकि इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो। नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। चुनाव अक्सर ही देखा गया है मार्च से मई के बीच होते हैं, अक्सर ही होते हैं, जिनमें पिछली बार लोग चाहे आप, लेकिन इस बार जून तक खिसक गया है। हाँ, तो जून तक खिसक गया। लोकसभा का चुनाव है, जब सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव का जो है अनाउंसमेंट होता है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। चुनाव आयोग की जब सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई, जो वोटर लिस्ट कंप्लीट हो गई, जब उनके पास पर्याप्त व्यवस्था हो गई, तो उन्होंने चुनाव का अनाउंसमेंट किया। तो चुनाव आयोग की व्यवस्था, इस पर आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है, इसमें किसी तरह का आरोप का कोई मतलब नहीं है। ठीक है पटेल साहब, देखिए, जब हारने के लिए ज्यादा कुछ ना हो तो कहा यही जाता है कि जीतने के लिए पूरा आसमान होता है। 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास तब आई थी जब बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस था, लेकिन इस बार समीकरण अलग है। इस बार कांग्रेस साथ में है और बसपा साथ में है नहीं, रालोद भी साथ में है नहीं, बीजेपी के साथ रालोद आ चुकी है। ऐसे में मैनपुरी और संभल की वो सीटें हैं जो 2019 में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, इस बार बचा पाएंगे क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी, मैंने फिर कहा कि भीम निषाद जी से मेरा सवाल है, भीम निषाद जी, 2 सीटें बचा पाएंगे क्या इस बार इन 10 सीटों में से? ये दोनों सीटें जो है श्रीमती डिम्पल भाभी का और भैया का, यहाँ तो कोई माई कलाल पैदा नहीं जो हरा दे। आज वोट पड़ रहा है, कोई धरती पैदा नहीं है जी। श्री मोदी जी, बाबा जी, अमित शाह जी किसी में दम नहीं हरा देंगे चुनाव। और हम यूपी में हमने कहा कि 60-62 सीट अब की इंडिया गठबंधन का जीतेंगे, क्योंकि जनता परेशान हो गई है इनकी महंगाई से। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, घर बनाना मुश्किल हो गया है, मोबाइल रिचार्ज महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, गाड़ी महंगा। यहाँ तक जो हमारी बहनें हैं गहना खरीदने जाती है 3 गुना दाम हो गया है, चाहे पायल हो चाहे गले में हो, सब कुछ महंगाई चरम सीमा पे। और ये झूठ माफिया है लोग। ये 15 लाख का जुमलेबाजी, जब जनता मांगती है 15 लाख कहते तो जुमला था, समझ रहे हैं? तो झूठों के सरदार हैं, महंगाई चरम पर है, इससे जनता निजात पाना चाहती है। सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ है, साथ में है। साइकिल की बटन दबाएंगे, कहीं जो है पंजा की, जैसा होगा। तो ये निषाद जी, बटन किसका दबाएंगे ये तो खैर आज 5 बजे तक की ईवीएम में कैद हो जाएगा और तस्वीर सामने आएगी 4 बजे, लेकिन 4 जून को। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब तीसरे फेज का इलेक्शन चल रहा है, यादव लैंड है ये 10 सीटें, ठीक है ना, लेकिन जब आपके नेता रामगोपाल यादव कहते हैं कि राम मंदिर बेकार है, नक्शा ठीक नहीं है, तो आखिर चुनाव के बीच में इस तरीके से पोलराइजेशन की जरूरत क्यों है? ऐसा नहीं है। हमारे जो है राष्ट्रीय महाप्रमुख सचिव हैं रामगोपाल जैसा विद्वान उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश में नहीं मिलेगा।
ये नहीं बोल सकते हैं, नक्शा ठीक नहीं, उसके बनावट ठीक नहीं हो सकते हैं जी। और भगवान राम के उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये बीजेपी वाले अगर राम को लाए हैं, राम हमारे भी हैं, तो राम को लाए हैं तो जनता से वोट मांगने की क्या जरूरत है, राम भगवान से मांगो ना वोट। तो ये सब टिप्पणी है, वो सब बात नहीं है। धर्म पे हम लोग बोलने वाले लोग नहीं हैं, सारे धर्म हमारे हैं, कोई भी धर्म हो। और बीजेपी वाले जो है इतना नफरत की बीज बो रहे हैं, अब की बार उनका सफाया तय है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में, बौखला गए हैं लोग। ठीक है पटेल साहब, एक बयान आता है रामगोपाल यादव का, मैं उसी बयान का जिक्र कर रहा हूं, जिसमें रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ये मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है, बेकार है। और वो बयान ऐसे वक्त में आता है जब तीसरे फेज का इलेक्शन चल रहा है और खासकर रुहेलखंड और ब्रज क्षेत्र की वो सीटें जहां पर माना जाता है कि ये यादव लैंड है और दलित बिरादरी भी यहाँ पर खास तौर पर इम्पोर्टेंट होती है चुनाव के लिहाज से। ऐसे में रामगोपाल यादव के इस बयान को किस तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीतापुर में पहुंचे वो और कह रहे हैं कि हिंदुत्व का अपमान जो है वो विपक्ष का दरअसल में फैशन बन गया है। पटेल साहब देखिए, जब किसी नेता किसी पार्टी को जब पता चल जाता है कि हमारी ज़मीन खसक गई है और हम बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहे हैं, तो बौखलाहट में तरह तरह के बयान दिए जाते हैं। और समाजवादी पार्टी का धर्म पे बोलने का क्या मतलब है? मंदिर पे तो आस्था का विषय है मंदिर, उस पर अगर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उन्हें एहसास हो गया है कि चुनाव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी हारने जा रही है, उनकी ज़मीन खसक गई है, ये उनकी बौखलाहट के सिवा कुछ भी नहीं है। और वो जान चुके हैं इस बार 2 भी सीट से जो है मिलना मुश्किल है समाजवादी पार्टी को। और पिछली बार डिम्पल भाभी भी चुनाव हार गई थी सुब्रत पाठक जी से कन्नौज में। तो ऐसा नहीं है कि कोई नेता उतरे और जनता उसे स्वीकार ही कर ले। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी रह गई है, तो उनका जो बेस वोट है वो भी उनसे खसक चुका है कि परिवार के सिवा कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे उनका कार्यकर्ता, उनका वोटर उनसे दूर होता जा रहा है। और ये बात अब वो जान चुके हैं। जैसे चुनाव जब नज़दीक आया, ये सारी बातें खुल गई हैं, अब वो बौखला गए हैं, बौखलाहट में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से देखिए पटेल साहब, ये चुनाव दूसरा फेज से चल रहा है, 2 सीटें जीती थी और यही 2 सीटें थी जिस पे बीजेपी जीत दर्ज कर नहीं पाई थी। क्या लगता है कि संभल में 19 फरवरी को नरेंद्र मोदी आते हैं, कल के धाम की स्थापना करते हैं और हिंदुत्व का जो मैसेज देने की कोशिश करते हैं, क्या वो मैसेज संभल में कामयाब होगा? और साथ ही साथ जयवीर सिंह मैनपुरी में चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटों पर क्या कहता है आपका आकलन? देखिए, बर्ग साहब तो अपना अनाप शनाप बयान देने के लिए मशहूर हैं और शुरुआत में कुछ दिन तक अनाप शनाप बयान देने वाले लोगों को पब्लिक पसंद करती, जनता पसंद करती है। धीरे धीरे फिर इनसे मोह भंग हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। अच्छी भाषा का, मर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले लोग ही राजनीति में लंबे समय तक चलते हैं। बर्ग साहब जो अनाप शनाप बयान देते हैं, इनसे उनके मुस्लिम वोट का भी मोह भंग हो चुका है और वो बुरी तरह चुनाव हारने जा रहे हैं। ठीक है, बर्ग साहब चुनाव हारने चाह रहे हैं। फिलहाल शफीकुर रहमान बर्ग के पोते हैं जियाउर रहमान बर्ग। शफीकुर रहमान बर्ग के निधन के बाद उनके पोते को समाजवादी पार्टी ने संभल की सीट से मैदान में उतारा है। समझना चाहेंगे भीम निषाद से। निषाद जी बताइए। चुनाव से पहले दावों की बात होती है, मुद्दों की बात होती है, तमाम दावे किए जाते हैं, मुद्दों की बात होती है, बेरोजगारी, महंगाई, जैसा कि अभी आप टेलीविज़न पर बढ़िया चर्चा कर रहे हैं कि भाई महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों के मसले पर, युवाओं के मसले पर जो है ये चुनाव हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आते आते और चुनाव जिस वक्त चल रहा होता है, ये पूरी तरीके से जाति और धर्म पर केंद्रित हो जाता है। देखिए, जात उत्पात की बात राजनीति में नहीं करना चाहिए। सही तो ये है कि रोटी बेटी के संबंध में जातीय होनी चाहिए और देश के विकास में, प्रदेश के विकास में, क्षेत्र के विकास में जात पात नहीं होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जातिवादी पार्टी नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर 100 नंबर, उसको 112 कर दिए लोग। 100 नंबर का तात्पर्य उसको यादव मुस्लिम ही नहीं यूज करता, सारे धर्म के लोग, सारी जात धर्म के लोग यूज करते हैं। कहीं चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, समझ रहे हैं, और चाहे पिछड़ा हो, कहार कुहार, लोहार, धोबी, नाऊ, तेली, बारी, चौहान, चौरसिया, मौर्य, विश्वकर्मा, नटनाई, पासी, पासवान। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है स्क्रीन पर, जहां पर देखिए दिल्ली में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर, दिल्ली से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और 15 मिनट के अंदर कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर। 21 मार्च से लगातार वो जेल में बंद, हमारे पास अंतरिम फैसला देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई है, हम देख रहे हैं केस सही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी और अब से 15 मिनट बाद
बड़ा फैसला, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, बेल मिलेगी या फिर नहीं, या फिर इसी तरीके से तिहाड़ जेल में ही आगे का सफर अभी कटेगा उनका। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण के तहत वोटिंग होनी है और उससे पहले आज यानी कि 7 मई को ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब से महज 15 मिनट बाद के अंतराल पर यह फैसला दिल्ली से सुनाया जा सकता है, जिसमें अरविंद केजरीवाल क्या जेल से बाहर आएंगे, ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर। शराब नीति घोटाले में उन पर आरोप है और इसी को लेकर वो 21 मार्च से ही ईडी की हिरासत में, उसके बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया था। फोन लाइन पर राजेश यादव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजेश यादव, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल क्या जेल मिलेगी या फिर बेल? राजेश यादव, बेल या फिर बरकरार रहेगी जेल? तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर और ये टिप्पणी की गई है अंतरिम फैसला देने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। हम देख रहे हैं कि केस दरअसल में सही है भी या नहीं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये राहत की खबर आ सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए भी, सुनीता केजरीवाल के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि बीते महीने संजय सिंह बेल पर रिहा हुए थे और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद चुनाव से पहले प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को छूट दी जाए। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ जाएं, महज 15 मिनट का इंतजार और हो जाएगा साफ। राजेश यादव हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर। राजेश यादव, बेल मिलेगी या फिर बरकरार रहेगी जेल? ओवर टू यू। बिल्कुल, हम जिस तरीके से बात की जाए, अगर अरविंद केजरीवाल लगातार कई दिनों से जेल में है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मुझे बेल देने का अधिकार है। दूसरी चीजें भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि केजरीवाल जिस तरीके से जेल में है और चुनाव चल रहा है, चुनाव के वक्त पे उनको बेल दी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट अभी 15 मिनट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट टाइम लगेगा और अंतरिम बेल केजरीवाल को दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। राम राजेश, अगर यहाँ बेल मिलती है तो कितनी बड़ी राहत न सिर्फ केजरीवाल के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी यहाँ पर, और चुनाव में क्या कुछ उसका असर दिख सकता है? बिल्कुल राम, जिस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल की अगर आज सुप्रीम कोर्ट अगर बेल दे रही है तो जाहिर सी बात है कि उसका चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन में अगर बिल्कुल जिस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल की बेल होती है तो इंडिया गठबंधन पर बहुत बड़ा राजेश आखिर में झटका लग सकता है क्या बीजेपी को अगर बेल मिलती है केजरीवाल को? तो बिल्कुल राम, अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को झटका मिल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल बिल्कुल राजनीति में एक बार। ओके राजेश यादव, थैंक यू वेरी मच। आप नजर बनाए रखिए, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे। लेकिन खबर यही है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब से 10 से 12 मिनट का इंतजार और साफ हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी या फिर बरकरार रहेगी जेल। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आप देख पा रहे प्राइम टीवी की स्क्रीन पर लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल क्या 48 दिनों के अंतराल के बाद जेल से बाहर आएंगे? इस बीच ग्राफिक के जरिए देखिए 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम वापस से इस चर्चा पर लौटते हैं। बेमनिशाद जी, हम चर्चा कर रहे लगातार चुनाव को लेकर। मैनपुरी में डिंपल यादव जब जीती थी तो वो उपचुनाव था, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सीट खाली हुई, उस पर वो चुनाव जीती। लेकिन अब आम चुनाव है, आम चुनाव अलग होता है और उपचुनाव अलग होता है। बेमनिशाद जी, चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और जीतेंगे। वो तो आज मतदान पड़ रहा है, उसमें कोई समझाने बताने की जरूरत नहीं। वहाँ जनता जो है, जनता प्यार करती है भाई जी। हम लोग हर वर्गों का काम करते हैं। जनता प्यार करती है, बड़ी अच्छी बात है। जनता को, विपक्ष को प्यार करना चाहिए, हम भी विपक्ष की आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन निशाद साहब, ये जो जनता बहुत प्यार करती है, ये जनता वोट देने क्यों नहीं आती है? बिल्कुल वोट दे रही है ना। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहा हूं। गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन जो वोट प्रतिशत पड़ा है सब हमारे फेवर में पड़ रहा है जी। टोटल वोट, चूंकि सब जनता समझ रही है कि ये बीजेपी वाले जो है बहुत बड़े फौरेबी हैं,
जी। ये झूठ माफिया हैं, ये झूठों के सरदार हैं, ये कभी किसी को कुछ देने वाले नहीं हैं। और समाजवादी पार्टी लेकिन एम्बुलेंस झूठों के हो- सरदार को दो बार तो भरोसा जाहिर किया जनता ने, अरे पब्लिक भाई, ने। कांग्रेस भी हमारे कभी सरकार गठबंधन में है, जी। ऐसा मौका सबको मिलता है, जनता टेस्ट करती है। सत्ता परिवर्तन समाज का नियम है, 2 बार के बाद तीसरी बार जनता पसंद नहीं करती है। कोई चीज़ मिलता है फिर उसकी उपेक्षा करती है जनता। महंगाई से परेशान है, नौजवान रोजगार नहीं है। तो आप सभी लोग समझदार हैं, मीडिया को भी समझना चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं, सारे लोग समझते हैं। और मानी जी हमारे अखिलेश यादव जी कोई एक जात विशेष के नेता थोड़ी, हर वर्गों के नेता हैं। ठीक है पटेल साहब, जनता को समझने में हो सकता है कि देर हो जाए, लेकिन अब 2 बार चुनाव जिताने के बाद जब तीसरी बार आ रही है, चुनाव आ गया है, तो महंगाई, बेरोजगारी और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर ही वोट पड़ेगा और मोदी जी बाहर हो जाएंगे। देखिए, देश का चौमुखी विकास हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और बहुत लंबा समय दिया है जनता ने, इस देश ने, हमारे देश की जनता ने कांग्रेस को। लेकिन जब असंतुष्ट हुई, जब कांग्रेस कहीं ना कहीं, कांग्रेस की नीतियां फेल हुई, तभी तो कांग्रेस को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। इसी तरह समाजवादी पार्टी को भी एक बहुत लंबा समय दिया है, कई बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे। जब उनके कार्यों को जनता ने नहीं पसंद किया, जब उन्होंने बातें ज़्यादा की, काम कम किया, तब जनता ने बदलाव का मन बनाया, तभी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से जनता खुश है और चौमुखी विकास हो रहा है। अब इस बार भी, तीसरी बार भी देश में मोदी सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार गठबंधन की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो वोटिंग प्रतिशत लगातार तीसरे फेज में भी हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है, रुझान कम हो रहा है, क्या लगता है कि गर्मी एक बड़ा कारण है? गर्मी तो एक कारण हो ही सकता है, बाकी जो है इनके परिवारवाद से परेशान है, राहुल जी की नीतियों से परेशान है, ये जो इतने मोस्ट वीआईपी, इनके कारण जो इनका वोटर नहीं निकल रहा है। जो कुछ तो एनडीए में आ रहा है, बाकी कुछ घर पे बैठा है, बाकी जो वोट नहीं देने निकल रहा है वो विपक्ष का वोट है। हमारा पूरा वोटर निकल के आ रहा है, वोट कर रहा है। कई लोगों का कई जिलों से आरोप है कि भाई वो उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और बीजेपी के लोगों ने जानबूझकर डर के मारे ऐसा कर दिया। ये तो जनरल आरोप है हर चुनाव में, चाहे वो कॉर्पोरेटर का चुनाव हो या कोई विधानसभा का चुनाव है, जिसका रह जाता है, जो सक्रिय नहीं रहता है, किसी कारण से नहीं आ पाता, उस तरह के आरोप लगाता है। जबकि पूरा एक समय दिया जाता है, पेपर में निकाला जाता है। इस बार तो समय बढ़ाया भी गया, वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद फिर इस बार समय बढ़ाया गया। हम ही लोग गए थे चुनाव आयोग से मिलने, जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनसे मिलकर फिर हम लोगों ने समय बढ़ाया, फिर उन्होंने 5 दिन का समय बढ़ाया। ऐसा नहीं बार बार मौका, सारे अखबारों में निकाला गया कि समय बढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम ना हो कहीं ना कहीं खामियां हो जाती हैं। खामियां तो देखिए, इतना बड़ा देश है, खामियां तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब बार बार मौका दिया तो हम चुनाव आयोग को गलत नहीं ठहरा सकते। उन्होंने समय दिया, लास्ट डेट होने के बाद फिर उन्होंने समय बढ़ाया और फिर अखबारों में निकाला, टीवी पे बताया कि ऐसा है, अपना नाम सब लोग चेक करना, जिसका नाम ना हो वो आवेदन करके पुनः अपना नाम ठीक करा ले। सब व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी भी है, हम वोटर हैं तो हमारा नाम है कि नहीं है, स्वयं की जिम्मेदारी है, अच्छी बात है। लेकिन खामियां हो जाती हैं, ठीक है, माना कि बहुत बड़ा देश हो, खामियां हो जाती है, लेकिन अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर खामियां हो? नहीं, कहीं ऐसा कुछ नहीं। पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा तो फिर ये डेट बार बार क्यों बढ़ाई जाएगी? जी, डेट बढ़ाया जाना, बार बार वोटर लिस्ट दुरुस्त होने के बाद भी फिर डेट बढ़ाया जाना, फिर मौका देना, इसका मतलब ये कहीं खामियां नहीं है। अब ये कुछ कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है और रह गया होगा, लेकिन खामियां नहीं है, कहीं पूरा प्रयास किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। और क्योंकि हम लोग खुद गए, हम लोग राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधिमंडल गया था, फिर उसमें तारीख बढ़ी है, हम लोगों ने फिर वोटर लिस्ट दुरुस्त कराई थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मेरठ जिले की। ठीक है निशाद साहब, ये जो अनर्गल आरोप लगाए जाते रहे हैं आपकी ओर से, जैसा कि पटेल साहब कह रहे हैं कि भाई खामियां हो जाती हैं, डेट भी बढ़ाई जाती रही है, लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके चुनाव के बीच में तमाम ऐसी बातें होती हैं, आरोप लगते हैं कि भाई नाम काट दिया गया। आज भी ऐसी खबरें आई हैं, तमाम जिलों से, संभल से भी खबर आई है, तो क्या मानना चाहें? नहीं, वोट जो है ना, बीजेपी का काम ही है कि वोट काटना। बीजेपी का काम हुआ है, बीजेपी का काम है कि पेपर लीक पार्टी, ये तो आप भी समझ रहे हैं। कभी जो है पुलिस भर्ती हुई, पेपर लीक, इंटरमीडिएट परीक्षा हुआ, पेपर लीक। ये वोट काटने वाली पार्टी, पेपर लीक वाली पार्टी है, गरीबों का उत्पीड़न करने वाली पार्टी है, केवल व्यक्ति विशेष किसी को बेनिफिट देती है। अब जनता इस बात को समझ गई है, अब लोग भूल करके भी कमल का फूल नहीं दबाएंगे, साइकिल की बटन दबाएंगे। ये जनता पर भरोसा है। अब की बार दूध का दूध, पानी सामने हो जाएगा, बहस करने की क्या मतलब? पेपर लीक तो पहले भी होता था,
लेकिन पहले वो लोग सरकार के संरक्षण में जब विपक्ष की सरकार थी तो सरकार का संरक्षण होता था, तो वो लोग कभी पकड़े नहीं जाते थे, इस पे कभी FIR नहीं होती थी। आज की तारीख में बीजेपी जो है आज वो लोग पकड़े जाते हैं, FIR होती है, जेल भेजे जाते हैं, पिछड़ों के देखिए ट्रायल होता सर्व है। समाज में गरीबों के ये आज पहले गरीबों के दुश्मन पेपर हैं, लीक पहले भी आप हुआ, समझिए। लेकिन चूंकि FIR नहीं हुई, लोग पकड़े नहीं गए, तो वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। कभी नहीं भी सपा सरकार में ऐसा हुआ नहीं। अभी पुलिस भर्ती मेरिट के आधार पर किए थे। बसपा सरकार हुआ करती थी, सफाई कर्मी हुआ, सफाई कर्मी निशाद साहब, पेपर लीक का आरोप लगा, योगी आदित्यनाथ ने उस चीज को माना और कहा कि भाई हम भर्ती निरस्त करके दोबारा 6 महीने में भर्ती कराते हैं। RO की बात हो, ARO की बात हो या फिर पुलिस भर्ती की बात हो। 12 से 17 अखिलेश की सरकार रही, समाजवादी सरकार रही। क्या तमाम आरोपों के बीच, क्योंकि पर्चा लीक का आरोप तब भी लगता रहा, क्या कभी आपको ऐसा याद आता है जब अखिलेश ने परीक्षा को निरस्त किया हो और दोबारा भर्ती कराई हो? कभी ऐसा हुआ नहीं समाजवादी पार्टी में। पटेल साहब, समाजवादी पार्टी में तो पूरी लिस्ट सरकार के इशारे पे ही चलती थी, बनती थी। वहाँ तो परीक्षा की प्रक्रिया ही कम थी। अब तो हर जो भर्ती निकल रही है परीक्षा के थ्रू ही हो रही है, थ्रू एग्जामिनेशन ही हो रही है। पहले तो होता नहीं था। सब झूठ है, कोई है ये सब। अब झूठ सच क्या है पता नहीं, लेकिन पहले परीक्षा की जरूरत ही नहीं होती, डायरेक्ट भर्तियां सब सरकार के सारे पे लिस्ट तैयार हो जाती थी। पूछ रहे हो जाती थी। 56 में चाचा जी के यहाँ लिस्ट तैयार होती थी, चाचा जी के यहाँ से जारी हो जाती थी, परीक्षा की जरूरत ही कम होती थी। अब तो हर चीज जो योग्य होते हैं वो परीक्षा में बैठते परीक्षार्थी, योग्यता के आधार पर अब चयन होता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर देखिए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लगातार दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। बड़ी खबर दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने जमानत देने से फिलहाल के लिए इनकार कर दिया और आदेश को टाल दिया है। केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम फैसला नहीं। ये बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर सीधे दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर जहां सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई हो रही थी याचिका पर, लेकिन फिलहाल उन्हें जमानत मिलती नजर नहीं आ रही है और सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला उनके हक में नहीं सुनाया गया है। आदेश को टाल दिया गया है, जमानत के आदेश को, और ये बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत उम्मीदें थी अरविंद केजरीवाल के खेमे में कि शायद आज का वो मंगल होगा जब अरविंद केजरीवाल को जेल से बेल मिलेगी, लेकिन देखिए मंगल तो फिलहाल होता नजर नहीं आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला अपना जो है वो ये कहते हुए फिलहाल के लिए टाल दिया है कि अभी अंतरिम राहत हम नहीं दे सकते हैं। तो तमाम टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल के हक में तो की गई, लेकिन नतीजा दरअसल में यह है कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल के अंदर रहेंगे। ठीक है, वापस लौटते हैं हम डिबेट पर। देखिए 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आज 10 सीटों का रण उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ देश भर की 93 सीटें। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें और देश भर में 93 सीटें। आज इसी के साथ देश भर में 285 सीटें, यानी कि बहुमत से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चला होगा। तो जब ये 285 सीटों पर मतदान हो चला होगा तीसरे फेज तक के, ऐसे में उत्तर प्रदेश की इनमें से सीटें कितनी हैं? 8, 8 और 10, यानी कि 8, 8, 16 और 10, 26 सीटें। क्या कहता है आपका आकलन? सबसे पहले भीम निषाद जी, समाजवादी पार्टी। 26 में से 20 हमारा है जी, 20 जो है ये गठबंधन का है, यानी कि 26 की 26 सीटें जनता कह रही है। 26 में 20 हमारा जी। देख लेना, आने दीजिए। पटेल साहब डब्बा गोल करवा देंगे ये तो कह रहे हैं, बीजेपी का, RLD का। ऐसा नहीं है, ये तो बातें से कुछ नहीं अच्छा होता। 4 जून को पता चल जाएगा। है आज जैसे बताइए हमको, बीजेपी बौखलाई है। अरविंद केजरीवाल को इस समय क्या जरूरत है जेल में डालने का? बेल क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल बोलने वाले व्यक्ति हैं, पटेल साहब जवाब दीजिए। भ्रष्टाचारी है तो मुकदमा है तब अंतर है। अच्छा, न्यायालय में मामला चल रहा है और सरकार वहाँ सरकार डिसीजन नहीं कर रही है, न्यायालय में मामला है। बेल देना न्यायालय का अधिकार है। न्यायालय ने बेल नहीं दिया, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सबूत होंगे, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं सबूत है, तभी जमानत नहीं मिली ना।
इसके पहले भी बहुत से लोग जेल भेजे गए, लेकिन जब सबूत नहीं थे तो बेल दे दिया गया। नहीं, ये तो सरासर आरोप है। आप भ्रष्टाचार भी करें, भ्रष्टाचार के बाद जेल भी ना जाएं, क्या उसके बाद चोर कौन है? नहीं, ये सब आरोप लगाना अलग बात है। न्यायालय में जब कोई बात जाती है, न्यायालय पे आप आरोप नहीं लगा सकते ना। निषाद जी को चोरी कर रहे हैं, फिर सीना चोरी भी कर रहे हैं। न्यायालय में जब भी कोई मुकदमा जाता है और जो जिसके खिलाफ सबूत नहीं होते उसको जमानत दे दी जाती है। आप इतिहास देख लीजिए न्यायालय का। सुप्रीम कोर्ट तुरंत, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अच्छा कोई इस समय जज नहीं है। मेरे मानवर सुन लीजिए, बसपा सरकार में हमारे एक पूर्वांचल के अच्छे नेता थे, जमुना भाई। देखिए स्वास्थ्य नहीं ठीक है मेरा, अच्छे नेता थे। मैं उस समय जमानत कराया हूँ, मैं पूरी सुप्रीम कोर्ट को रीड कर लिया हूँ। सरकार जो चाहती है वही सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये आरोप आपका गलत है। आरोप सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि भाई चुनाव से ठीक पहले ये क्यों आखिर ये गिरफ्तारी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, न किसी राजनीतिक पार्टी की। आज बेल नहीं हुई है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सबूत रहे होंगे। सबूत अगर उनके खिलाफ ना होते तो उनको आज बेल मिल जाती। बेचारे सही बात करेंगे, पूरे देश में नहीं, ये तो न्यायालय सबूतों के आधार में चलता है। बाहर निकल क्या करेंगे इस आधार पे? निषाद जी ने बता दिया 26 में से 20 सीटें उनकी है। 26 में 26 सीटें एनडीए गठबंधन की हैं, कहीं नहीं है समाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी का वो क्षेत्र है। यादव के हाथ खाली, बहुत कम चांस है डिम्पल भाभी के जीतने का, क्योंकि परिवारवाद से जनता उनके त्रस्त आ चुकी है वहां की। अच्छा, ये जो चुनाव सबको टिकट दिया जा रहा है, ये परिवारवाद है। एक भी यादव नहीं लड़ाया गया है। बात यादव की मुस्लिम लड़ाया गया है। यही तो बात है कि परिवार जिसको दिया परिवार का ही यादव, गैर यादव को भी तो टिकट देना समाजवादी पार्टी। देने का काम समाजवादी ने किया है, और बीजेपी चुन के जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक नेता हुआ करते थे सरोजनी नगर से, उनको उस परिवार का एक व्यक्ति आया, उसने उनका करियर खत्म कर दिया। आजमगढ़ से एक परिवार का व्यक्ति आता है, करियर खत्म कर देता है। उसमें कोई जितना भी नहीं, परिवार के सिवा किसी का वहां पे कोई टिकट नहीं होता है। परिवारवादी पार्टी हो चुकी, इसीलिए जो यादव वर्ग तो बहुत विशेष तौर से नाराज ही है। यादव नाराज नहीं, बहुत खुश है यादव बहुत कहने से वो तो अभी रिजल्ट बता देगा ना 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है। लड़ रहा है आपका समाजवादी परिवार चुनाव लड़ रहा है, फिरोजाबाद है, बदायूं है, मैनपुरी है। समाजवादी परिवार बचा पाएगा लोग हैं जो, ये बताइए, टॉप 10 लीडर है, अच्छे लोग हैं, सदन में बात रखने वाले लोग हैं। वो परिवारवाद नहीं। बीजेपी में जो घर घर के बाप बेटे लड़ रहे हैं वो परिवारवाद नहीं है। नहीं, कार्यकर्ता को भी टिकट मिलना चाहिए। वहाँ कार्यकर्ता को टिकट कहाँ नहीं मिलता है? ऐसा नहीं है, समीकरण देख के अपना मानी जी लड़ा रहे हैं, सबको देख रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल यही है कि क्या परिवार सीटें बचा पाएगा? क्या सारी सीटें जीत रहे हैं, जनता जिता रही, जनता जनार्दन। हवाई बातों से उलट देखिए, हवाई बातों से उलट देखिए। चलिए पहला माने दीजिए, आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, भीम निषाद जी का कमेंट मैं नोट कर रहा हूं, दर्ज कर ले रहा हूं। 4 जून को मैं आपसे मुलाकात करूंगा और तब पूछूंगा इस पूरी सीटों के नतीजे के बारे में, जो भी आपका आज दावा और आकलन है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान आरएलडी से, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से भी, जो अपना आकलन दे रहे थे। जहां लोकतंत्र का महाउत्सव चल रहा है और जनता में भी उत्सव का माहौल है, लेकिन दोपहर के 1 बजे तक जो मतदान फीसदी निकल कर आया यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर, उनमें 38% के करीब का मतदान। गर्मी भी है और साथ ही साथ गर्मी के चलते ये जो तपिश है वो भी लगातार वोटरों को बूथों तक जाने में कहीं ना कहीं रोक रही है। लेकिन इस का असर दरअसल किसकी पार्टी के फेवर में है? देखिए, आगरा लोकसभा सीट का रण की अगर बात करें, 2019 में सत्यपाल सिंह बघेल यानी एसपी बघेल 56.7% मतदान उन्हें मिले थे। और देखिए अब 24 में उनका मुकाबला है सुरेश चंद्र करदम से, यानी कि बीजेपी का चेहरा वही लेकिन समाजवादी पार्टी से। अब बात करिए आमला सीट से, 19 में धर्मेंद्र कश्यप, रुचि बीरा का मुकाबला था बीजेपी और ये बसपा के बीच में। लेकिन अब देखिए 2024 का मुकाबला जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। आमला लोकसभा सीट में देखिए धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी के कैंडिडेट बरकरार हैं, लेकिन नीरज मौर्य प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के इस आमला लोकसभा सीट पर देखिए हम लगातार ग्राफिक के जरिए आप तक वो चीजें दिखा रहे हैं। हमारे पराशर ग्राफिक की टीम के हेड और साथ ही साथ रिया ने ये ग्राफिक शानदार तरीके से आपके लिए बना रखे हैं आमला सीट का ये लेखा जोखा।
और बरेली लोकसभा सीट की अगर बात करें 2019 में संतोष कुमार गंगवार, जिनका टिकट इस बार काटा गया, 53% एक मतदान इन्हें मिले थे। प्रवीण सिंह एरन माफ कीजिएगा, 2024 में छत्रपाल सिंह गंगवार के सामने वो मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी ओर बदायूं लोकसभा सीट की बात करें, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य बीजेपी की ओर से, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की ओर से इस बार मैदान में नहीं है। 2019 का ये लेखा जोखा अब तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आमने सामने की टक्कर ध्रुवविजय सिंह शाक्य एक और बीजेपी से और दूसरी ओर आदित्य यादव प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के बदायूं लोकसभा सीट से। तो ये लगातार ग्राफिक के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो जरूरी डेटा जो आपको जानना जरूरी है। राजवीर सिंह 54.9% मतदान इन्हें 2019 के नतीजों में मिले थे। देवेंद्र सिंह यादव को मिले थे 42.6% वोट। तो ये एटा लोकसभा सीट का रण, जहां पर 2019 के नतीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आपको ग्राफिक के जरिए दिखला रहे हैं। बात करें अगर फिलहाल के 2024 के चुनाव के, राजवीर सिंह बीजेपी कैंडिडेट एटा सीट से, देवेश शाक्य, राजकुमार चौहान, राज बब्बर देखिए 2019 में आमने सामने थे और इस बार भी राजकुमार चौहान बीजेपी के टिकट पर सामने हैं। उधर रामनाथ सिकरवार जो है कांग्रेस के टिकट पर, और ये फाइट जो है बिल्कुल टाइट होने वाली है। अक्षय यादव मैदान में इस बार। फिरोजाबाद सीट 2019 की बात ये हो रही है, जिसमें डॉक्टर चंद्रसेन जादौन बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। ये आप तक वो ग्राफिक का डेटा पहुंचा रहे हैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट से, जहां पर ठाकुर विश्वदीप सिंह प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, अक्षय यादव प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के। और देखिए ये लगातार हम आप तक वो डेटा पहुंचा रहे हैं। हाथरस सीट से देखिए 2019, साथ ही साथ देखिए रामजी लाल सुमन 37.2% मतदान इन्हें मिले थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर। राजवीर दिलेर 2019 के चुनाव में इन्हें जीत मिली थी। 24 की बात करें, अनूप वाल्मीकि और जसवीर वाल्मीकि के बीच ये दिलचस्प मुकाबला, वाल्मीकि बनाम वाल्मीकि, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बीच ये दिलचस्प मुकाबला। हाथरस लोकसभा सीट से बात अब मैनपुरी सीट की, जहां मुलायम सिंह यादव ने तब चुनाव लड़ा था और चुनाव वो जीते थे प्रेम सिंह शाह के बीजेपी कैंडिडेट से, लेकिन फिलहाल उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और डिम्पल यादव ने उनकी विरासत को संभालते हुए यहाँ से जीत दर्ज की थी। फिलहाल डिम्पल यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है और उनके सामने है जयवीर सिंह बीजेपी कैंडिडेट। बात संभल सीट की, जहाँ पर देखिए डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने यहाँ से जीत दर्ज की थी 56% वोट के साथ, और उन्होंने मात दी थी परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी कैंडिडेट को। लेकिन इस बार देखिए उनका निधन हो गया और उन्हें टिकट तो मिला था, लेकिन उनके पोते को टिकट दिया गया। जियाउर रहमान बर्क मैदान में है और दूसरी ओर बीजेपी से वही चेहरा परमेश्वर लाल सैनी सामने है। आगरा सीट की बात करें, 19 में एसपी सिंह बघेल तब चुनाव जीते थे मनोज कुमार सोनी से। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अपने रहिए प्राइम टीवी के साथ।